नमस्कार मित्रों। आज हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये लास्ट लेक्चर है। आज हम लोग प्रीवियस ईयर के कुछ और क्वेश्चंस लगाएंगे और कुछ क्वेश्चंस मैं भी आपके लिए लेकर के आया हूँ अपनी तरफ से। तो आने वाले रेलवे के सभी एग्जाम्स में इम्पोर्टेंट साबित हो। बच्चों, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जितना मैंने अभी तक आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ाया है कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, वो अच्छे से रिवाइज करिए। कुछ क्वेश्चंस जो हैं मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी पीडीएफ में डाल दूंगा, आप उसकी भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करिएगा। और इसके बाद आप खुद ही देखेंगे कि आने वाले रेलवे के एग्जाम्स में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आने वाले क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बच्चों, मैथ्स अगर आपको सीखनी है तो आपको कॉपी पेन पे बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको मैथ में स्कोर मिलेगा। इसलिए कभी भी मैथ से भागिए नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। केवल अगर आप समझिए कि लेक्चर्स देख करके अगर आपको केवल पढ़ करके अगर आप मैथ सीख लेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। मैं क्या, कोई टीचर आपको सिखा नहीं पाएगा। इसलिए जो भी टॉपिक यहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ, आप कम से कम एक बार या दो बार अगर टाइम तो उनको आप कॉपी पेन के साथ बैठ करके प्रैक्टिस करिए। जो क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं व्हाट्सएप चैनल पे, आप उसको भी बैठ करके सॉल्व करिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके या व्हाट्सएप के थ्रू बात कर सकते हैं। ये सारी सुविधाएं आपको दी जाएंगी। लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी और तभी आप अपने एग्जाम्स में अच्छा स्कोर गेन कर पाएंगे। चलिए, अब हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं और जो भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो एक एक करके सॉल्व करेंगे। चलिए, ये एक क्वेश्चन था, हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन इस पे किया था। मूल बिंदु से रेखा 4x 4x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 की दूरी क्या होगी। बच्चों, अगर मान लीजिए हमारा ये मूल बिंदु है और इससे इसी रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की अगर हमें दूरी निकालनी है तो इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे। क्या पढ़े थे बच्चों? d इज इक्वल टू मॉड में क्या पढ़े थे बच्चों? c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बच्चों, इक्वेशन क्या दी हुई है? इक्वेशन है 4x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अगर हम इससे कंपेयर करेंगे तो मुझे a की वैल्यू क्या मिलने वाली है बच्चों? 4। b की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों? 3। और c की वैल्यू बच्चों क्या मिलेगी? 6। अब हम सारी वैल्यूज यहां रखेंगे तो c की जगह हम 6 रखेंगे, a की जगह हम लोग 4 रखेंगे तो हमें 4 का स्क्वायर मिलेगा, b की जगह हम लोग रखेंगे तो 3 का स्क्वायर मिलेगा। अब आप देखेंगे कि 4 का जब मैंने स्क्वायर किया तो मुझे क्या मिला? 16। 3 का स्क्वायर किया तो 9। आप 16 और 9 को ऐड करेंगे तो क्या मिलने वाला है? 25। तो 6 अपॉन रूट में 25। जब किसी नंबर का हम लोग रूट लेते हैं तो हमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों नंबर मिलते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर मॉड लगा है तो हमें केवल पॉजिटिव मिलेगा। तो 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 5 होता है। हमें क्या मिलने वाला है बच्चों? 6/5 यूनिट। यानी ऑप्शन आपका सी जो है वो राइट। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आपको केवल फॉर्मूले पे वैल्यू रखनी है और दूरी को निकाल लेनी है। चलिए, अब आगे बढ़े। ये भी एक क्वेश्चन बहुत प्यारा है। एक्स और वाई के बीच हमें रिलेशन निकालना है। क्या निकालना है? रिलेशन निकालना है जहां बिंदु एक्स वाई बिंदु 6,2 और 4,6 से समान दूरी पर हो। कैसी दूरी को? समान दूरी पे। अगर थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं तो मान लीजिए ये बिंदु मेरा एक्स कॉमा वाई है और एक बिंदु मेरा 4,6 है और दूसरा बिंदु क्या है मेरा? 6,2। तो इस बिंदु से और एक्स वाई की दूरी अगर d1 है
और एक्स वाई से 4,6 की दूरी अगर D2 है तो ये दोनों दूरियां आपस में क्या होगी बच्चों, बराबर होंगी, यानी जो D1 है वो D2 के बराबर होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और अगर ये दोनों बराबर हैं तो क्या इनका स्क्वायर भी आपस में बराबर होगा? हाँ सर, बिल्कुल होगा। चलिए, अब आपको देखना है कि इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी क्या है। D1 निकालेंगे, आपको फॉर्मूला याद होगा, स्क्वायर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर ऑलरेडी स्क्वायर ले लिया है, इसलिए अब हमें रूट लगाने की जरूरत नहीं है। इसको अगर हम x1 y1 मान लें, इसको हम x2 y2 मान लें, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, x1 माइनस x2 यानी 6 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y1 यानी 2 और y2 मैंने क्या माना है, y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। मान लीजिए ये मेरा x1, ये मेरा y1, ये x2, ये y2। क्या होगा बच्चों, x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर। बस आपको इतना ही करना है। अब आपको यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर मतलब 36 मैं लिख सकता हूं, प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2ab यानी 6 दूनी 12, 12x प्लस, अब आइए यहाँ पे क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ भी लगाना है। a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, b स्क्वायर मतलब y स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 दूनी 4y इज इक्वल टू, अब देखिए x, अब इसको खोलेंगे तो a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी माइनस 8x, 4 दूनी 8, 8x प्लस, अब इसको आप ओपन करेंगे तो a स्क्वायर मतलब y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 36 माइनस 2ab मतलब 6 दूनी 12 y। इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है सर, 36 से 36 कैंसिल हो रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। यहाँ मेरा क्या बच रहा है बच्चों, माइनस 12x प्लस 4 इज इक्वल टू 16 माइनस 8x माइनस 12y। कुछ छूट रहा है क्या, -4y छूट रहा है, तो -4y। सारे वेरिएबल्स को एक तरफ लाइए, नंबर को एक तरफ ले आइए, तो -12x, 8x को ले आएंगे तो प्लस 8x माइनस 4y, 12y को ले आएंगे तो प्लस 12y इज इक्वल टू 16 माइनस 4। ठीक है, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, -4x, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्लस 8y, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, 12। क्या ये 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन लेकर के आप राइट साइड उससे क्या करिए बच्चों, डिवाइड कर दीजिए। तो 4 आप कॉमन ले लेंगे, तो 4 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 12। काटेंगे, 4 तिहाई 12। अब देखिए यहाँ पर x, तो हमें क्या मिला यहाँ से इक्वेशन, देखिए माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 3। क्या पहला इक्वेशन है ये, नहीं। दूसरा है, नहीं। तीसरा, नहीं। चौथा चेक करिए, अगर इसमें माइनस का मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दें तो सेम ये इक्वेशन आएगा। ये आपका ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब ये आपको केवल प्रैक्टिस से आएगा, जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस किए होंगे उतने आसानी से आप ये क्वेश्चंस सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 सीधी रेखाएं x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 3y
-7 इज इक्वल टू 0 कैसी लाइन है? ये आपस में पैरेलल हैं कि परपेंडिकुलर हैं कि कंकरेंट हैं कि एक दूसरे को काट रहे हैं? इनके लिए हम लोग इसका पहले स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप देखेंगे, स्लोप का फॉर्मूला क्या था बच्चों? अगर हमें जनरल इक्वेशन हो लाइन का तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, यहां से आपका स्लोप निकल के आएगा -a/b, यानी एक x का कोफिशिएंट अपॉन b का कोफिशिएंट। तो इसका स्लोप अगर हम m1 मान लें तो स्लोप क्या होगा बच्चों? माइनस, यहां भी 1 है यहां भी 1 है, 1/1, यानी आ गया आपका -1। अब इसका स्लोप निकालिए m2, क्या होगा बच्चों? यहां भी 1 यहां भी 1, यानी -1/1, यानी -1। इसका स्लोप निकालिए m3, यहां 3 और नीचे क्या है 3, 3 कैंसिल आउट हो गया, बचा -1, यानी इन तीनों का स्लोप आपस में इक्वल है। आपस में स्लोप इक्वल है यानी ये तीनों लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के साथ सेम एंगल बना रही हैं। अब आप खुद ही बताइए कि अगर एक्स एक्सिस के साथ तीन लाइन है वो सेम एंगल बना रही हैं, इनका ये एंगल आपस में सेम है, तो ये तीनों लाइन कैसी होंगी? आपस में कैसी होंगी? पैरेलल होगी, यानी ऑप्शन ए आपका क्या होगा? राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण y अक्ष के समानांतर रेखा को दर्शाता है? कौन सा समीकरण y अक्ष के समानांतर रेखा को दर्शाता है? अब आप बहुत अच्छे से ये चीज समझ चुके होंगे कि मान लीजिए ये मेरा x एक्सिस है, ये y एक्सिस। अगर y एक्सिस के समानांतर कोई रेखा है तो क्या वो कभी भी y एक्सिस को इंटरसेप्ट करेगी? नहीं करेगी। अगर कोई रेखा y एक्सिस समानांतर है तो वो कभी भी y एक्सिस को इंटरसेप्ट नहीं करेगी। अगर वो y एक्सिस को इंटरसेप्ट नहीं करेगी, क्या उसके लिए y की कोई वैल्यू होगी? नहीं होगी, यानी उस इक्वेशन में y एग्जिस्ट नहीं करेगा। याद रखिए जीरो हो सकती है, अगर वो ओरिजिन से पास कर रहा है तो वो y x दोनों को काटेगा, जीरो तो हो सकती है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि y की कोई वैल्यू नहीं, यानी उस इक्वेशन में y एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। तो अब आप इस इक्वेशंस में चेक करिए किसी में ऐसा इक्वेशन है जिसमें y एक्सिस ना हो। इसमें है तो ये कहीं ना कहीं y एक्सिस को काट रही है। इसमें y है तो ये भी y एक्सिस को काटेगी, यानी ये भी y एक्सिस के पैरेलल नहीं होगी, ये भी y एक्सिस के पैरेलल नहीं होगी। कौन सी लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी? ऑप्शन बी आपका राइट होगा, क्योंकि इसमें y एक्सिस कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए ये हमेशा y एक्सिस के क्या होगी? पैरेलल होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समीकरण 3x माइनस 2y माइनस 11 इज इक्वल टू 0 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू 7 एक ग्राफ p अल्फा क्वामा बीटा पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी ये दो लाइन है और ये एक दूसरे को अल्फा क्वामा बीटा पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो 3 अल्फा प्लस 5 बीटा का मान क्या है? ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने अपने पहले वाले लेक्चर्स में पढ़ा था। इसको मैं आपको होमवर्क दूंगा, इसको आप खुद से करेंगे और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताएंगे। बस आपको करना कुछ नहीं है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। जो मुझे एक्स वाई की वैल्यू मिलेगी वही क्या होगी बच्चों? अल्फा क्वामा बीटा, और उसी को उठा करके आपको इस इक्वेशन में रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि 2, और 5, एक वर्ग के दो क्रमागत शीर्ष हैं तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई होगी। भाई ये तो ऑब्वियस है कि अगर हम वर्ग की एक भुजा निकाल लेंगे, मान लीजिए इनके दो कॉन्जिक्यूटिव जो आपके शीर्ष हैं, क्रमागत शीर्ष, वो 2, और 5, 2 हैं। तो अगर क्रमागत शीर्ष हैं तो ऑब्वियस है कि ठीक है, ये जो ये इनके बीच की दूरी होगी वही क्या होगी? वर्ग की एक भुजा होगी, यानी स्क्वायर की एक साइड होगी।
तो इस स्क्वायर में कितनी साइड है? अरे स्क्वायर में तो 4 ही साइड होती हैं, तो ये आपके क्या होंगी? चारों साइड जो होंगी आपस में इक्वल होंगी। यानी अगर एक साइड हम निकाल लेंगे तो वही माप क्या होगी? चारों साइड की होगी। ठीक है? चलिए दूरी निकालेंगे। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर रूट में x1 इसको मान लीजिए, इसको y1, इसको x2, इसको y2। ठीक है? क्या होता है? x1 माइनस x2, 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2, माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करेंगे, 2 में से माइनस 5 गए, माइनस 3 बचा, माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 हो गया। इसका आप स्क्वायर करेंगे, आपको 9 मिलेगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको 16 मिलेगा। 16 और 9 क्या होता है बच्चों? 25 होता है। स्क्वायर रूट में आपको 25 मिल गया। अब क्योंकि ये दूरी है तो ये निगेटिव हो नहीं सकती, तो हमें इसका आंसर क्या मिलेगा? 5 यूनिट। यानी आपका ऑप्शन ए क्या होगा बच्चों? राइट होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे आपके आयत में भी आता है, तो आयत में ज्यादातर पूछता है कि दो समांतर भुजाओं की लंबाई क्या होगी, उसको भी आप डिस्टेंस फॉर्मूले से ही निकालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y प्लस सी इज इक्वल टू 0 की त्रिज्या 6 है, तो सी का मान क्या होगा? अच्छा, सर्कल के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सर्कल का जो जर्नल इक्वेशन होता है वो क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर हमें रेडियस आर की बात करें तो रेडियस आर इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो बच्चों रेडियस यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है? यानी रेडियस क्या दिया हुआ है? रेडियस मेरा ऑलरेडी 6 दिया हुआ है। अगर आप यहां पे देखेंगे तो मेरा 2g जो है वो क्या है बच्चों? -6। यानी g की वैल्यू मुझे मिलेगी -3। और 2f की बात करें तो वो मेरा क्या है बच्चों? 8 है। यानी f की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी यहां से? 4। दोनों वैल्यूज यहां उठा के रख दीजिए। g की जगह क्या रखेंगे बच्चों? -3 का स्क्वायर प्लस f की जगह क्या रखेंगे? 4 का स्क्वायर माइनस सी। दोनों तरफ का वर्ग कर दीजिए, 6 छंग 36 हो जाएगा। इसको ओपन करेंगे तो +9 मिलेगा, इसको ओपन करेंगे तो 16 मिलेगा माइनस सी। 16 और 9 कितना होता है बच्चों? 25 होता है माइनस सी। अब क्या करिए, सी को इधर ले आएंगे तो धनात्मक हो जाएगा, 36 को उधर ले जाएंगे तो ऋणात्मक हो जाएगा। तो 25 में से 36 जाएगा तो माइनस क्या बचेगा बच्चों? 11 बचेगा। तो ऑप्शन बी आपका जो होगा वो राइट होगा। इतने आसान क्वेश्चंस हैं, तो यही आपके रेलवे में आते हैं और आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ के नहीं जाते क्योंकि चैप्टर बहुत छोटा है और आप इस क्वेश्चन को छोड़ करके एग्जाम में चले आते हैं। और जबकि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना चुटकियों का काम है, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी है और सारे क्वेश्चंस आपके लगभग फॉर्मूला बेस्ड ही आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन जो शायद एएलपी में पूछा हुआ क्वेश्चन था। दिया है बिंदु 2,5, 3,9 और 4,1 द्वारा निर्मित त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात कीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, ये मेरा x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ये x3 हो गया, ये y3 हो गया। केंद्रक के लिए हम लोगों ने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, यानी 2 प्लस 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 3। y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3, यानी 5 प्लस 9 प्लस 1, 5 प्लस 9 प्लस 1 डिवाइड बाई 3। इनको जोड़ेंगे, 3 2 5, 5 4 9, 9 बटे 3, 5 4 9, 9 1, अरे सॉरी 5 9 13, 5 9 14, 14 1 15, 15 बटे 3, 3 त्रिका 9 और 3 बचे 15। यानी आपको आंसर मिला
3,5। कौन सा ऑप्शन राइट होगा बच्चों? ऑप्शन डी इसका क्या होगा? राइट होगा। आप खुद ही देखिए क्वेश्चन आपके कितनी जल्दी जल्दी सॉल्व होंगे। अगर आपने पहले थोड़े सी कॉन्सेप्ट को समझा होगा तो आप क्वेश्चंस कितने आसानी से और कितने कम टाइम में सॉल्व कर रहे हैं देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी आपका सर्कल का ही क्वेश्चन है। इसमें दिया है, इसमें सर्कल के इक्वेशन की कोई जरूरत नहीं है। इसमें दिया है कि एक वृत्त है जो एक बिंदु 0,4 से होकर के गुजरता है, तो ए का मान क्या है? अब आप मुझे बताइए, जैसे हम लोगों ने लाइन में पढ़ा था कि अगर कोई लाइन किसी बिंदु से पास हो रही है तो उस बिंदु का जो कोऑर्डिनेट होगा वो इस इक्वेशन को क्या करेगा भाई? सेटिस्फाई करेगा। इसी तरह अगर कोई सर्कल जो है किसी बिंदु से पास हो रहा है, किसी बिंदु ए कॉमा बी मान लीजिए पास हो रहा है, तो ये जो बिंदु का कोऑर्डिनेट होगा वो इस सर्कल के इक्वेशन को क्या करेगा बच्चों? सेटिस्फाई करेगा। तो करना कुछ नहीं है आपको इसमें, बस आपको इस बिंदु के कोऑर्डिनेट को रख देना है। ये मेरा x है, ये मेरा y है, तो x की जगह आप 0 रख दीजिए, y की जगह आप 4 रख दीजिए। स्क्वायर रूट ले लेंगे तो a की वैल्यू आपकी क्या मिलेगी बच्चों? 4 मिलेगी। आपका जो आंसर बी है वो इसका क्या होगा? राइट होगा। चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं। रैखिक समीकरण 35x माइनस 35y प्लस 15 के ग्राफ और x अक्ष के बीच के कोण की माप क्या है? आप खुद ही बताइए। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? स्लोप, किसी भी लाइन का स्लोप। जो हम लोग स्लोप निकालते हैं थीटा, वो आपके x अक्ष से उस लाइन की यानी उस रेखा की कोण की माप ही तो होती है। यानी अगर आपको कोण की माप निकालनी है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए इसका स्लोप का, m इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता था फॉर्मूला? माइनस ए बाई बी। यहां पर a क्या है बच्चों? 35। b क्या है? माइनस 35। साइन के साथ वैल्यू रखनी है, 35 अपॉन माइनस 35। ठीक है। आप क्या करेंगे? इस 35 से इस 35 को काट देंगे, माइनस से माइनस को काट देंगे, यहाँ क्या बचेगा बच्चों? 1। यानी मुझे tan थीटा क्या मिला? 1। अच्छा, tan थीटा अगर 1 है तो साइन टेबल सब लोग पढ़े हैं? तो अब आप बताइएगा सोच करके कि थीटा की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, थीटा की वैल्यू होने वाली है बच्चों क्या? 45। यानी tan थीटा 45 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा राइट होगा बच्चों? डी। यानी जो ये रेखा है वो x अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाएगी। कभी कभी आपके रेलवे के एग्जाम में तो ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा गया है, लेकिन कभी कभी वो वाई एक्सिस के साथ भी कोण पूछ लेता है। ये रेखा वाई एक्सिस के साथ क्या कोण बनाएगी? जब वाई एक्सिस के साथ कोण पूछेगा तो जो आपके कोण की माप आएगी, ठीक है, ये पूरा बच्चों क्या होता है? 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। जब आप 90 डिग्री में से इस थीटा को माइनस कर देंगे तो आपको ये एंगल पता चल जाएगा। यानी वो लाइन वाई एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रही है वो आप निकाल लेंगे। इसलिए जब भी क्वेश्चन अगर एक्स एक्सिस की बजाय यहाँ पर वाई एक्सिस दिया होता तो आपको करना कुछ नहीं था, 90 में से थीटा को क्या करना था बच्चों? माइनस कर देना था और आपको वाई एक्सिस के साथ वो लाइन कितना एंगल बनाएगी ये पता चल जाता। हालांकि वाई एक्सिस के साथ कोई लाइन कितना एंगल बनाएगी ऐसा क्वेश्चन अभी तक मैंने रेलवे में नहीं देखा है। एक दो क्वेश्चन कहीं आए भी होंगे तो वो बहुत ही आसान है। ये क्वेश्चन मैं बाद में कराऊंगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अभी सर्कल का जनरल इक्वेशन हम लोगों ने देखा था, क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। और बताया था कि रेडियस क्या होता है बच्चों सर्कल का? रेडियस यानी जो त्रिज्या होती है वो सर्कल की क्या होती है बच्चों?
स्क्वायर रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। आपको रेडियस यहां पे निकालना है। क्या है? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब यहां से आप कंपेयर करेंगे तो मुझे 2g क्या मिलेगा बच्चों? 2g मुझे मिला 7, यानी यहां पे g की वैल्यू आएगी बच्चों 7/2। अगर हम देखें तो मुझे 2f क्या मिलेगा बच्चों? 4 मिला, यानी मुझे f की वैल्यू क्या मिली बच्चों? 2 मिली, यानी f 2 हो गया, g 7/2 हो गया। उठा करके बस आपको यहाँ पे वैल्यू रखनी है। g की जगह क्या रखेंगे बच्चों? 7/2। और f की जगह क्या रखेंगे बच्चों? 2। और c क्या है बच्चों मेरा? 9 है, यानी c की जगह 9। स्क्वायर लेंगे, 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 9। इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, क्या बचेगा? -5। 49/4 -5। कुछ बच्चे यहीं से एलसीएम ले लेते हैं, यहीं से एलसीएम ले लेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा। आप जिसके नीचे हर में कुछ नहीं है, आप उनको तो पहले सॉल्व कर सकते हैं ना। आप पहले उनको सॉल्व कर लीजिए, फिर उसके बाद एलसीएम लीजिए। अब कुछ बच्चे यहीं पर एलसीएम ले लेंगे, फिर उसके बाद वो 4 चौके 16, 4 9 36, फिर 36 16 को सॉल्व करेंगे, फिर 49 से उसको जोड़ेंगे, इतना लेंदी हो जाएगा। इसलिए सबसे सिंपल काम है, जिनके हर में कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, पहले आप उनको सॉल्व कर लीजिए। अब आप इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम 4 हो गया, तो 49 माइनस 5 चौक 20। 49 में से 20 जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों? 29 बचेगा। 29 बचेगा। और नीचे क्या है बच्चों? 4। 4 किसका स्क्वायर रूट होता है? 2 का। ये आपका 2 बाहर आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन क्या होगा बच्चों? डी करेक्ट होगा। सर्कल में ज्यादातर ऐसे यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। उसमें या तो रेडियस दिया होगा, जी दिया होगा, एफ दिया होगा, सी की वैल्यू पूछ लेगा, या तो ज्यादातर जी एफ और सी की वैल्यू दी रहेगी, आपसे त्रिज्या पूछ लेगा। और कभी कभी क्या होता है, जैसे अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा था कि कोई बिंदु अगर किसी सर्कल पर स्थित है तो उस सर्कल में किसी एक वेरिएबल की आपको क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी है। जैसा अभी हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन किया था सर्कल का। चलिए, ये समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़े, चलिए। दो रेखाओं 4x + 3y = 16 और 8x + 6y = 18 के बीच लंबवत दूरी ज्ञात कीजिए। बच्चों, ये कॉन्सेप्ट पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर दो लाइन आपकी लंबवत है, ठीक है, तो उनका इक्वेशन कैसा होगा? ax1 + by1 + c1 = 0, ठीक है। और ax2 + by2 + c2 = 0। यानी अगर दो लाइन आपस में लंबवत दूरी निकालनी है, अगर पैरेलल हैं आपस में और उनके बीच की लंबवत दूरी निकालनी है, तो उनके लिए इक्वेशंस मान लीजिए लाइन का ऐसा होगा। तो दूरी के लिए फॉर्मूला होता है डिस्टेंस d = मॉड में c1 - c2 अपॉन स्क्वायर रूट में a² + b²। ये ध्यान रखना है कि जब भी इन्हीं दो लाइन के बीच की लंबवत दूरी पूछेगी, तो उसमें जो x का कोफिशियंट है, यानी a, x का जो कोफिशियंट है वो हमेशा क्या होगा बच्चों? बराबर होगा। और जो y का कोफिशियंट है यानी b, वो भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। नहीं होंगे तो आपको इक्वल बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे क्या दोनों के कोफिशियंट इक्वल हैं? नहीं है। तो बनाने के लिए क्या करेंगे? अब देखिए, एक तो इक्वेशन मेरा 4x + 3y = 16 है। दूसरे में आप ये देखिए कि अगर हम 2 से दोनों तरफ विभाजित कर दें, यानी भाग दे दें, क्या मुझे a और b के कोफिशिएंट सेम मिल जाएंगे? मिल जाएंगे। 2 से आप दोनों पक्षों में भाग दे दीजिए। यहाँ क्या मिलेगा मुझे? 4x। यहाँ क्या मुझे मिलेगा? 3y। और यहाँ क्या मुझे मिलेगा बच्चों? 9। यानी अब दोनों इक्वेशन के a और b आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। यानी इसका a इसके बराबर, इसका b इसके बराबर। यानी अब ये दोनों लाइन क्या है? ये हैं।
और इनके बीच की क्या निकालेंगे, लंबवत दूरी। C1 की वैल्यू क्या है बच्चों, 16, C2 की वैल्यू 9, A की वैल्यू क्या है बच्चों, 4 और B की वैल्यू 3। ठीक है, 16 में से 9 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। इन दोनों को बहुत सॉल्व कर चुके हैं। 4 चौक 16, 3 त्रिका 9, 16 9 25, यानी स्क्वायर रूट में 25 मिलेगा। स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो मुझे मिलेगा +5, यानी जो दूरी होगी आपकी लंबवत वो क्या होगी बच्चों, 7/5। चलिए, अभी एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। एक्स अक्ष पर उन बिंदुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3,4 से सी इकाई की दूरी पर हैं, जहां सी इज इक्वल टू सी इज लेस देन 3। ये तो बहुत ही बेकार क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको पेन चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप मुझे यही बताइए, बहुत सिंपल सी बात, अगर कोई बिंदु ये है, मैं बोलूं इसका कोऑर्डिनेट 2,3 है और ये एक एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब इससे जो दूरी होगी इस बिंदु की, वो कितनी होगी बच्चों बताइए। दूरी हमेशा लंबवत होती है, यानी दूरी आपकी ये होगी, यानी उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वही क्या होगी, इसकी दूरी। यही तो है। तो उन बिंदु को ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2,3 से सी इकाई की दूरी पर है। क्या है, दूरी पर है, जहां सी जो होगी ग्रेटर देन 3 होगी। अगर मान लीजिए कोई बिंदु यहां पर स्थित, यानी इसकी लंबवत दूरी अगर देखा जाए यहां पर, तो उसकी लंबाई की दूरी कितनी होगी, 3 होगी। लेकिन अगर मैं बिंदु यहां रख दूं, यहां रख दूं, यहां रख दूं, तो उनकी लंबाई हमेशा क्या होगी, 3 से ज्यादा होगी। यानी जो इस एक्स एक्सिस पे जो बिंदु एग्जिस्ट करेंगे वो या तो 3 इकाई की दूरी पर होंगे और या तो 3 इकाई की दूरी से ज्यादा दूरी पर होंगे। यानी ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि कोई भी बिंदु ऐसा हो जो इस 3 इकाई की दूरी से कम दूरी पर हो। या तो 3 होगा, लंबवत दूरी सबसे शॉर्टेस्ट दूरी 3, और या तो पॉइंट कोई और एग्जिस्ट करेगा तो वो हमेशा क्या होगा, 3 से ज्यादा होगा। यानी यहां पर पॉसिबल है c इज इक्वल टू 3, यानी अगर डिस्टेंस बात करें तो c इज इक्वल टू 3 पॉसिबल है, और या तो c की वैल्यू 3 से ज्यादा होगी। लेकिन कभी भी c की वैल्यू 3 से कम पॉसिबल नहीं है। यानी इसका ऑप्शन ए आपका क्या होगा बच्चों, राइट होगा। यानी कोई भी ऐसा बिंदु नहीं होगा जिसकी दूरी, कोई भी बिंदु एक्स एक्सिस पे ऐसा नहीं होगा जिसकी दूरी 2,3 से 2,3 से 3 से कम हो। हमेशा 3 से क्या होगी, ज्यादा ही होगी। या तो 3 होगी या तो 3 से ज्यादा होगी, कम पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गया होगा इतना। चलिए चलिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमारा ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके व्हाट्सएप चैनल पे डाल दिए हैं, आप उससे चेक कर लीजिएगा। वो भी कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और उनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं जो आपके रेलवे में अधिकतर पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चंस हैं। और जितना कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, अगर आपने उसको ढंग से पढ़ लिया है तो आप उन क्वेश्चंस को अगर 1-2 बार लगाएंगे तो आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाएगी। मेरी आपसे बस यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ज़्यादा नहीं, कम से कम 2 बार सारे लेक्चर्स को पढ़िए, उनके कॉन्सेप्ट को समझिए और सारे क्वेश्चंस जो मैंने प्रैक्टिस के लिए आपके व्हाट्सएप पे डाले हुए हैं, उसको आप सॉल्व करिए। कम से कम 2-3 घंटे आपको इन सब कामों में समय देना पड़ेगा, तभी आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एकदम अच्छे से तैयार होगा। लेकिन मैं आपको ये बिल्कुल भरोसा दिलाऊँगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इतना कोई
बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आता, सारे क्वेश्चंस बहुत सिंपल आते हैं। अगर आपने एक बार इसको ढंग से पढ़ लिया, तो उसके बाद आपको एग्ज़ाम के टाइम बहुत डीपली रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए एक बार पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, थोड़ी प्रैक्टिस करिए, ताकि एग्ज़ाम के पहले आपको बहुत ज़्यादा टाइम इस चैप्टर पे ना देना पड़े। आप मुश्किल से आधे घंटे में, 1 घंटे में इस चैप्टर को अच्छे से एग्ज़ाम के पहले रिवाइज़ कर सकते हैं। इसलिए अभी पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़िए, कुछ क्वेश्चन्स की प्रैक्टिस करिए, ताकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आने वाले क्वेश्चन्स में आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो। अमूमन क्या होता है कि रेलवे में या किसी भी एग्ज़ाम में, एसएससी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेटेज इतना कम होता है कि कई बच्चे ये सोच करके कि ये चैप्टर से तो 1 ही 2 क्वेश्चन आता है, मत पढ़ो, छोड़ो, क्यों टाइम वेस्ट करना। लेकिन बच्चों, इस चैप्टर में आप मुश्किल से अगर 4 से 5 घंटे दे देंगे, तो आपके वही 1-2 क्वेश्चन जो आप एग्ज़ाम में छोड़ कर के आते हैं, वो आप बहुत आसानी से कर पाएँगे। इसलिए मेरा मानना है कि आप बस 4 से 5 घंटे अगर एक बार इस चैप्टर के लिए दे दिए, तो आने वाले एग्ज़ाम्स में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए, अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री। वो भी आपका एकदम बेसिक से स्टार्ट होने वाला है। उसमें भी हम लोग रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम्स में ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हम लोग हर टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बेसिक्स भी समझेंगे, ट्रिक्स भी समझेंगे, और कैसे उस क्वेश्चन को आप बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको ऐसी ट्रिक्स भी बताऊँगा। चलिए, अब आज का लेक्चर हम लोग यहीं एंड करते हैं। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर में आपसे मुलाकात करेंगे।